नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की बात करेंगे। इसके मुख्य फोकस, इमेज फॉर्मेशन और यूजेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आज के वीडियो की विशेषता यही है कि आज इसमें हम एनिमेशन के ज़रिए अध्ययन करेंगे। एनिमेशन के माध्यम से जब किसी भी टॉपिक को हम समझते हैं तो वो आसानी से याद होता है, साथ ही लंबे समय तक उसको हम भूलते भी नहीं हैं। तो एनिमेशन का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का वीडियो विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने बॉल देखी है, अच्छी तरह देखी होगी, आप क्रिकेट के शौकीन भी रहे होंगे। यदि इस बॉल को हम दो भागों में बांट दें, यदि इस बॉल को हम यहाँ से कट कर दें तो दो भाग हमें प्राप्त होंगे इस प्रकार के। ये अंदर की तरफ वक्रित है, ये बाहर की तरफ वक्रित है। या ये यदि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, परावर्तक पृष्ठ ये होगा, तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉनकेव। केव का मतलब गुफा से हम निकाल सकते हैं। तो यदि लाइट रेज गुफा में जाती है तो कॉनकेव हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और यदि इस तरफ टकराती है उभरे हुए भाग पर तो फिर ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में ले सकते हैं। जब सब्जी बनाने की बड़ी वाली चम्मच, यदि इसको उल्टा करके हम देखेंगे तो इस प्रकार का इमेज हमको दिखाई देगा। आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार का इमेज ये बनाता है। उल्टी साइड से देखने पर ये हमारा छोटा इमेज बनाएगा और साथ में पूरा इमेज भी बना देगा। यदि इसको हम सीधी साइड से देखेंगे तो फिर क्या होगा? इस तरफ से यदि हम देखते हैं तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो ये जो बड़ी स्पून होती है वो दोनों प्रकार से कार्य करती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रूप में ये कार्य करती है। तो इस प्रकार के इमेज इसमें प्राप्त होंगे। ये उल्टी साइड से हैं और ये सीधी साइड से हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार के इमेज इसमें प्राप्त होते हैं। तो जो अंदर की साइड है वो कॉनकेव हो जाएगी, ये अंदर की तरफ वक्रित है, और ये बाहर की तरफ वक्रित है, तो ये साइड हो जाएगी इसमें कॉन्वेक्स। तो ये चम्मच दोनों की भांति व्यवहार करती है। जैसे ये कोई ग्लास है और इसके बाहर की तरफ हमने यहाँ पे एक परावर्तक पदार्थ की परत लगा दी। यहाँ पे किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल की लेप लगाते हैं, उसकी पॉलिश करते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। कब हुआ? ये ग्लास लिया, ग्लास के जो बाहर की तरफ वक्रित भाग है इस पे हमने कोई परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया, कोई परत लगा दी, कोई परत चढ़ा दी। तो ये साइड जो है इसकी, इस पे हमने क्या किया? लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, परावर्तक पदार्थ की परत लगा दी। और ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, परावर्तक पृष्ठ ये होगा। इधर से जब रे आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये एक गोले का भाग है, जो मिरर है यहाँ पे वो एक गोले का भाग होता है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है वो यहाँ पे है, और इसको हम लिखते हैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और जो ये दर्पण है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं पी से, पी का मतलब पोल, ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है सी से पी, सी से पी को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो सी से पी तक जो दूरी होती है वो इस गोले की त्रिज्या होती है, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस गोले को यहाँ से हटा लेते हैं और इस सी और पी को हम आगे बढ़ाते हैं दोनों तरफ। तो जो ये लाइन प्राप्त हुई है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष ये कहलाएगी। इसके बाद में हम एक लाइट रे लेते हैं, प्रकाश की किरण यहाँ पे ली, और ये है प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। और जैसे ही ये इस मिरर से टकराएगी तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो मिरर से टकरा के ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी।
तो परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पे ये मिलती है उसको हम कहते हैं फोकस, और इसको एफ से लिखते हैं। तो एफ हो गया फोकस। पी और एफ और पी के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, स्मॉल एफ फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इन दोनों के मध्य संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। डेफिनेशन देखते हैं फोकस की। डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका पी बिंदु है, ये इसका सी बिंदु है, और यहाँ से कुछ लाइट रेज हमने ली है जो मुख्य एक्स के पैरेलल है। तो जैसे ही ये मिरर से टकराएगी इसमें रिफ्लेक्शन होगा, और परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है वो बिंदु कहलाएगा फोकस, और इसको हम एफ से लिखते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य एक्स के समांतर किरणें हैं जो रेड वाली है, ब्लैक वाला मुख्य एक्स है। तो जो ये किरणें मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, यहाँ से टकरा के परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है वो कहलाएगा फोकस। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है। तो पहला रूल इसमें रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे प्रकाश की किरण जो मुख्य एक्स के समांतर आ रही है उसका क्या होगा, जैसे ही यहाँ से टकराएगी परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये किरणें निकलेगी मुख्य फोकस से, ये निकलेगी फोकस से। तो ये रूल हमेशा हमें याद रखना है और हमेशा ही इसका यूज भी करना है। नंबर 1 का यूज हमेशा करना ही है। तो क्या है, जो भी रे मुख्य एक्स के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। दूसरा जो रूल है जस्ट इसके अपोजिट है, फ्रॉम फोकल पॉइंट। यहाँ पे जो रे है वो निकलेगी फोकस से, जैसे फोकस से निकली तो अब इसका क्या होगा, जैसे यहाँ से टकराएगी इसमें रिफ्लेक्शन होगा, और ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के अपोजिट है। पहले नियम में समांतर आती है और फोकस से निकल जाती है, दूसरे में फोकस से आती है और समांतर निकल जाती है। रूल नंबर 3, कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो उसी सेम पाथ से ये लौट जाएगी, इसी पे गई और इसी पे वापस आ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये इस गोले की त्रिज्या है, तो त्रिज्या परिधि पे बनाती है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये आपतित होती है, तो उसी सेम पाथ से ये लौट जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही 0 होते हैं। रूल नंबर 4, फ्रॉम पोल, कोई भी रे जो सीधी पोल पर आपतित होती है तो यहाँ पे जितना एंगल है उतना एंगल बना के ये लौट जाएगी। तो ये 4 रूल है। यहाँ पर प्रथम 3 में से 2 रूल का हमें उपयोग करना पड़ेगा। यदि किसी भी वस्तु का हम इमेज बनाएंगे तो 3 में से 2 रूल को हमें आवश्यकता पड़ेगी। कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे हमें जाननी चाहिए, जैसे कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, यानी ये लाइट रे को एक जगह पे मिलाता है, और ऐसा कोई भी मिरर जो लाइट रे को एक जगह पे मिलाएगा वो कागज़ को जला देगा, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इमेज बनाते समय हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कॉपी की लाइन के ऊपर कभी भी लाइन हमें नहीं खींचे। जैसे ये 2 कॉपी की लाइन है तो हमें जो लाइन खींचनी है वो इनके बीच में खींचे, इन लाइन के ओवरलैप हम नहीं करें। दूसरी बात, आर और एफ की दूरी हम नाप कर लिखें तो इमेज बिल्कुल सही जगह पे बनेगी। समांतर किरणें में हमें विशेष ध्यान रखें कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही, तो बिल्कुल ये सीधी समांतर होनी चाहिए। यदि इनमें अंतर आ रहा है, इस प्रकार ये जा रही है, तो हमें जान लेना चाहिए कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगी।
और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और इस लाइन पे हम स्केल रखेंगे। फिर क्या रखेंगे इसके ऊपर? स्केल। और इस पे 3 पॉइंट हमें रखने हैं। तो पहला पॉइंट हम लगाएंगे 0 पे। कहाँ लगाएंगे? 0 पे। दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे 3 पर, और तीसरा पॉइंट हम लगाएंगे 6 पे। तो 0, 3 और 6 पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो 0 वाले पॉइंट पे हम लिख देंगे C, इस पे लिख देंगे हम F, और इस पे लिख देंगे हम P। अब यहाँ से हम अब क्या करना है हमें? जहाँ हमने P लिखा है वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। अब क्या करेंगे? अब स्केल को यहाँ पे हटा लेंगे। तो इस प्रकार ये दूरी हमें नाप के लिखनी है। ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये हुई 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 6 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमेशा हमें नाप के ही लेनी चाहिए। अब देखते हैं हम केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, बहुत दूर हो। तो ये वस्तु अनंत पर है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दी मैंने। अब अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, तो समांतर आ रही है। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो रूल फर्स्ट को ये फॉलो कर रही है। तो क्या है रूल फर्स्ट? जो भी किरणें समांतर आती है वो फोकस से निकल जाती है। तो ये किरणें कहाँ से निकलेगी? फोकस से। तो जहाँ पे दोनों मिलती है वहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगी। तो कहाँ मिली दोनों? फोकस पे मिली। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज उसका बनता है एफ पर। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? एट इन्फिनिटी, यहाँ रख दिया बहुत दूर। इमेज कहाँ बना? एट फोकस पे बना है। साइज इसका कैसा है? बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ये रियल इमेज है, और रियल कैसा होता है? रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सी से थोड़ा दूर हो, सी से परे हो। तो यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे और इसका नाम है ए और बी। इसका इमेज हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी 2 किरणों की। तो इसके इस ऊपर वाले पॉइंट से हमें 2 रे निकालनी पड़ेगी। रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से 2 रे हमें खींचनी है। तो पहले हम निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर जाती है वो फोकस से निकल जाती है, हम जानते हैं ये बात। दूसरी हम निकालेंगे फोकस से निकाल दें, ये फर्स्ट रूल के अपोजिट है। तो जो फोकस से आएगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो जहाँ पे दोनों रे एक दूसरे को मीट करती है, मिलती है, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। ए डैश और बी डैश इसको हमने नाम दे दिया। तो 2 किरणें हमने खींच दी, और यहाँ पे जो मिलेगी वो ऊपर वाले पॉइंट से हमने लाइन खींची थी। तो ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाला पॉइंट मुख्य अक्ष पे आ जाएगा। तो यदि इसकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे अपन? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड टू सी, सी से परे है। इमेज कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में, ये सी और एफ के बीच में। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा है। नेचर कैसा है? रियल है, और रियल कैसा होता है? इन्वर्टेड, उल्टा। यहाँ पे सिर ऊपर था, यहाँ पे सिर इसका नीचे आ गया। केस नंबर 3 की हम बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? सी पर। ये सी पर हमने वस्तु रख दी। अब इसका इमेज के लिए हमें 2 रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम हमेशा के लिए कैसे निकालते हैं? रूल फर्स्ट को फॉलो करती हुई मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं कि जो भी रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से निकल जाती है। जब भी हमें ये किरणें खींचनी है तो इसके लिए हम इसकी दिशा को जरूर दर्शाएंगे, यानी इनके बीच में तीर का निशान हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा हम निकालेंगे इसमें इसके ऊपरी भाग से एफ बिंदु से, फोकस से निकालेंगे। और जो फोकस से आती है वो कहाँ से जाती है? वो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ऊपर का बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इमेज इसका बन गया। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो कैसी है? इस सेम साइज की है। तो प्रॉपर्टीज़ इनकी हम देख लेते हैं।
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है। इमेज कहाँ पर है, सी पे ही है। अब यहाँ पे जितनी भी दूरी हम नापते हैं, किसी भी मिरर के लिए जो दूरियाँ नापते हैं वो पोल से नापते हैं। जो पी बिंदु से ये दूरियाँ हम नापेंगे तो दोनों समान दूरी पर है, तो जो इमेज का साइज रहेगा वो भी ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, और सेम साइज, साइज इसका ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहेगा। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ये सी ये एफ, इन दोनों के बीच में हम रख देंगे कोई ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है ए बी। इमेज बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर आती है वो फोकस से निकल जाती है, वेरी सिंपल। दूसरी हम निकालते हैं फोकस से, जो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। जहाँ पर दोनों रे एक दूसरे को काटेगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो ऊपर की तरफ से हमने रे निकाली तो ऊपर इस साइज़ का यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार ये इमेज इसका बन गया जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा, सी एफ के बीच में रखा। इमेज बियॉन्ड टू सी, सी से परे बना है। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा है। अब यदि मैं मान लो इसको हटा लेता हूँ, यहाँ से इस तीर के निशान को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, जैसे इसको हटा दिया और मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। अब जो मेरा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। मैंने जो दो किरणें खींची है वो कहाँ से खींची है, वो इसके सिर से खींची है। तो इसका सिर यहाँ पे आ जाएगा, सिर यहाँ पे आएगा तो पैर कहाँ पे रहेंगे इसके, यहाँ पैर मुख्य अक्ष पे, तो पैर इसके भी मुख्य अक्ष पे रहेंगे। तो इस प्रकार इसका उल्टा डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, उल्टा और बड़ा। केस नंबर 5 की हम बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब यहाँ पे फोकस पे हम कोई वस्तु रख देंगे, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके इमेज के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हम मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं, इसके ऊपरी भाग से मुख्य अक्ष के समांतर या रे निकाल दी जो मुख्य फोकस से लौट जाएगी। दूसरी हम सी से यहाँ पे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, सी से। वक्रता केंद्र से जब आती है तो उसी सेम पाथ से वो लौट जाती है। अब ये दोनों रे यहाँ पे आगे कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है, और हम जानते हैं कि जब समांतर किरणें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, तो ये दोनों रे समांतर है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। तो हम ये मानेंगे कि ये अनंत पर मिलती है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। प्रॉपर्टीज़ इसकी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, एफ बिंदु पर। इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बना है इसका, इन्फिनिटी पे। साइज कैसा है, बहुत बहुत बड़ा बनेगा। नेचर रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। केस नंबर 6, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे। ऑब्जेक्ट रखेंगे हम एफ और पी के मध्य, ये एफ और पी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया जिसका नाम है ए बी। इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता पड़ेगी। एक मैं हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर निकालता हूँ, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी सी से हम निकाल सकते हैं, जो वापस उसी सेम पाथ पे चली जाएगी। और या पी बिंदु से हम निकाल सकते हैं, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना यहाँ बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है तो कभी नहीं मिलेगी इधर, तो इनको हम वापस दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। जिस स्थान पे ये मिलती है वहाँ पे ये वस्तु का ऊपरी भाग हो जाएगा और यहाँ पे वस्तु का इमेज बन जाएगा जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब जो इमेज बना वो कैसा बना, सीधा, और ये कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और पी, एफ और पी के मध्य। इमेज कहाँ बना, इस मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। साइज कैसा है इसका, साइज इसका बिगर, जो ऑब्जेक्ट है उससे ये बड़ा इसका इमेज बना है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। यदि यहाँ से मैं इनको हटा के एक आदमी लगा दूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ,
तो फिर क्या होगा, ये मेरा इमेज इसमें बहुत ही बड़ा प्राप्त होएगा। यूज देखते हैं हम, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर 1 है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने में। इनमें बल्ब को मुख्य फोकस की जगह रखा जाता है। तो टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है, जिससे लाइट का फोकस काफ़ी दूर तक जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये बल्ब है एक, और ये रेड वाला है, ये कॉनकेव मिरर है। तो जब बल्ब से रे निकलेगी वो इससे टकराएगी, और टकराने के बाद ये हो जाएगी मुख्य इसके समांतर। तो जो इसका फोकस है वो काफ़ी दूर तक जाएगा। दूसरा, सेविंग मिरर्स में चेहरे को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को बड़ा देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर और सौर भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है, इसलिए ताप अधिक हो जाता है और सौर कुकर में खाना आराम से बन जाता है। जो ये मिरर है यहाँ पे, ये कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है और इस पे ये लाइट को फोकसित करता है। डिश एंटीना इस प्रकार का होता है, आप देखते हो इसका शेप भी कैसा होता है, कॉनकेव। तो एक जगह पे जो सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे केंद्रित हो जाते हैं। इससे जितने भी सिग्नल टकराते हैं वो यहाँ पे एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं। यदि किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कभी भी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, बड़ा इमेज वो नहीं बनाएगा। तो बड़ा इमेज बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वहाँ पे कॉनकेव मिरर का। और हम वस्तु को, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को P और F के मध्य रख देंगे, क्योंकि नंबर 6 ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यदि इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि यदि किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो वो यूज़ करेंगे हम कॉनकेव मिरर का। तो आज की वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बात करी, इसके फोकस, इमेज फॉर्मेशन और यूजेज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।